फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस सीरीज ऑफ लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया है वो थे हमारे इस समय क्या टॉपिक चल रहा है हमारा सेल का। सेल टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बेसिक हमारा प्रोवाइड करता है बायोलॉजी की स्टडी करने में, क्योंकि अगर आपका सेल क्लियर होगा तो और सारे चैप्टर्स पढ़ने में आपको आसानी होगी, आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो इसी लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं सेल में। हम लोग सेल पढ़ चुके हैं, उसकी डिस्कवरी पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने ओवरव्यू ऑफ सेल देखा है जिसमें न्यूक्लियस की बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, उन्हें कैसे क्लासीफाई किया गया है, उनका स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो जो चीज़ें उनके स्ट्रक्चर में उसके अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट थी वो देखी है। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक में जो आउटर लेयर है उसका जो सेल एनवेलप है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा उसका ओवरव्यू लिया है, तो आज उन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज सेल सेल एनवेलप एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रोकैरियोटिक की। तो जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थे इसमें 3 लेयर प्रेजेंट थी। हम लोगों ने देखा क्या, इसके प्रोकैरियोटिक सेल में 3 लेयर प्रेजेंट थी। कौन कौन सी थी वो? आउटर थी हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर क्या थी हमारी सेल वॉल, और लास्ट में सबसे अंदर क्या प्रेजेंट था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर प्रेजेंट थी। ग्लाइकोकैलिक्स सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होती है। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें प्रेजेंट होती है उन्हें हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे ग्राम नाम के, उन्होंने बताया था जो ग्लाइकोकैलिक्स जिसमें नहीं प्रेजेंट होगी वो ग्राम नेगेटिव है और जिसमें प्रेजेंट होगी वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से है? जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगी, और ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया है जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगी? एब्सेंट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, उसके बेसिस पे इन्होंने ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दिया है, जिसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल भी जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं सब में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, और सबसे अंदर जो लेयर प्रेजेंट होगी वो क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कलेक्टिवली ये जो तीनों लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कलेक्टिवली ये तीनों मिलकर के कौन सा काम करती हैं? प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अब हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर थी, ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर थी ग्लाइकोकैलिक्स, पहले हम इसका फंक्शन देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको इससे पहले अभी आपको बताया कि सबसे पहले कलेक्टिवली इन तीनों लेयर का काम, वैसे जो ग्लाइकोकैलिक्स सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है इन तीनों का इंडिविजुअल अपना अलग अलग फंक्शन है, लेकिन कलेक्टिवली ये तीनों कौन सा काम करते हैं? प्रोटेक्शन का। तो सबसे पहले इनका फंक्शन क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन। दूसरा, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है हमारी, ये जो जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है उसी के बेसिस पे इसने ये अडाप्ट किया हुआ है फीचर। तो इन्होंने अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ये अपनी लेयर किस तरीके से फॉर्म करते हैं एनवायरनमेंट को देख करके अपने आप को बचाने के लिए। तो उस बेसिस पे जो ग्लाइकोकैलिक्स थे उन्होंने अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे वो? ग्लाइकोकैलिक्स
ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर थी, अगर वो लूज थी, जब वो लूज थी यानी स्लाइमी लेयर थी, तब इसको क्या कहा गया था? स्लाइम लेयर। तब इसे क्या कहा गया था? स्लाइम लेयर। और जब ये टफ थी तो इसे क्या कहा गया? कैप्सूल। या फिर दूसरा क्या नाम है इसका? कैप्सिड। उसी बेसिस पे इनके फंक्शंस चेंज हुए थे। तो जो बैक्टीरियंस थे जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट थी, तो जब उसकी ग्लाइकोकैलिक्स एज अ लूज फॉर्म में थी तो उसको स्लाइमी लेयर बोला, और जब वो टफ थी तब उसको क्या कहा गया? कैप्सूल या कैप्सिड। तो स्लाइमी लेयर कब डेवलप हुई? डिहाइड्रेशन, जो बैक्टीरिया के सेल्स थे उन सबको, क्योंकि ये म्यूसिलेजिनस थी, ये मॉइस्चर लॉक कर लेती थी, इस वजह से ये डिहाइड्रेशन से बचाती थी। ये क्या करती थी? डिहाइड्रेशन से बैक्टीरिया को बचाती थी। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम गेटिंग डिहाइड्रेटेड, क्योंकि ये मॉइस्चर लॉक कर लेती थी, काफी लूज थी, मॉइस्ट थी ये। जो दूसरी हमारी टफ लेयर थी कैप्सूल की, इसका क्या फंक्शन था? ये जो हमारे बैक्टीरियंस हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब जाते हैं तो ये डिजीज कॉज करते हैं। जब वो, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन एंटीजन एंटर करता है तो हमारी एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसका रिस्पॉन्स देता है, जिसकी वजह से जो भी फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है, हमारी एंटीबॉडी उसे खत्म कर देती है। तो ये बैक्टीरियंस के केस में यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के केस में ये जैसे अगर रॉड शेप का बैक्टीरिया, उसके ऊपर ये ग्लाइकोकैलिक्स की एक टफ लेयर बना लेती है, ये एक टफ लेयर बना देती है, जिसकी वजह से जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर करती है तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, और ये जो ऑर्गेनिजम्स यानी होस्ट जिसके अंदर ये बैक्टीरिया गए हैं उसमें इम्यून सिस्टम से, ताकि वो खत्म ना कर सके, जो एंटीबॉडीज उसे खत्म ना कर सके, ये कैप्सूल उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स में हमने क्या देखा? उसका मेन फंक्शन क्या था? प्रोटेक्शन का था। और ग्लाइकोकैलिक्स ने अडेप्टेशन, अपने आप को बचाने के लिए दो तरीके की लेयर फॉर्म करी थी। जब उसने लूज लेयर फॉर्म करी थी तो उसे हम लोगों ने क्या बोला था? स्लाइमी लेयर। ये क्या कर रही थी? डिहाइड्रेशन से बचा रही थी। दूसरी थी हमारी टफ लेयर, जिसको हम लोग कैप्सूल या कैप्सिड भी बोलते हैं। ये जो लेयर थी, इसने क्या अपने ऊपर एक ऐसी कवरिंग, टफ कवरिंग बना ली थी, ताकि कोई अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाए तो जो भी होस्ट सेल की जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एंटीबॉडीज इस पर अटैक ना कर पाए और ये वहां बच सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये बात हो गई ग्लाइकोकैलिक्स की। दूसरा है हमारा सेल वॉल। दूसरा है बैक्टीरियंस का यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का क्या? सेल वॉल। जब हम लोग सेल वॉल की तो बात करी, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे? फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले तो आपको पता है हमने सबसे पहले क्या देखा था कि इन तीनों लेयर ने कलेक्टिवली कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया था? प्रोटेक्शन का। तो इसीलिए सबसे पहले तो इसका काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन। दूसरा इसका फंक्शन हो गया, ये जो सेल वॉल है ये बैक्टीरिया सेल के को बर्स्ट होने से बचाती है। कैसे हम लोगों ने समझेंगे? बचाती है, प्रिवेंट सेल फ्रॉम गेटिंग बर्स्ट। अब ये हम लोग कैसे देख सकते हैं? जैसे हम लोग ने हम एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन लेते हैं, ये एक मतलब जिसके अंदर अगर हम कोई भी सेल डालते हैं तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल क्या करती है? वाटर
या कोई भी सोल्यूशन ऐसा लिया वो, तो उसके अंदर जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो अगर हम सेल को डालेंगे तो वो सारा वाटर या जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है हाइपोटोनिक सोल्यूशन का, वो अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेती है और बर्स्ट कर जाती है। तो जब हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल, जब हम लोग इसको समझने की कोशिश की, तो सपोज एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जहाँ इन्होंने आरबीसीज के सेल लिए और इन्होंने दूसरे बैक्टीरियंस के सेल लिए और इनको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा गया। तब हम लोग वहाँ में क्या है, जैसे कि हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में इसकी स्टडी करी थी, उसमें देखा था कि एनिमल्स के केस में क्या प्रेजेंट नहीं थी, सेल वॉल, और प्रोकैरियोट्स के केस में या फिर प्लांट्स के केस में सेल वॉल प्रेजेंट थी। तो उसने क्या किया, जब हम लोग ने इसको आफ्टर सम टाइम हमने जो इसकी ऑब्जर्वेशन नोट करी वो थी कि जो आरबीसीज के सेल थे वो बर्स्ट कर गए थे, क्योंकि अंदर उसने सारे वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करा और वो बर्स्ट हो गए। लेकिन जो हमारे बैक्टीरियंस थे या जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसी वजह से उसने वो बैलेंस आउट मेंटेन रखा और जिसकी वजह से सेल बर्स्ट नहीं हो पाए। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया, प्रिवेंट सेल फ्रॉम गेटिंग बर्स्ट। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सेल वॉल होता है, जो हमारे सेल वॉल होते हैं, ये किसके बने होते हैं? ये जो सेल वॉल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है वो क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या, अभी हमको इसमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ लिया कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनके मिलके बने होते हैं, लेकिन अब हमें समझना है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, असल में किस मटेरियल के ये बने हुए हैं। तो पेप्टाइड के नाम से हमें पता चलता है क्या क्या है ये पेप्टाइड, एक अमाइनो एसिड है। क्या है ये, अमाइनो एसिड। पेप्टाइड क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के। और जो ग्लाइकेन है, ग्लाइकेन से ही पता चल रहा है क्या है, ये ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, शुगर। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा कि जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन अमाइनो एसिड और शुगर के मिलके बने होते हैं। और डिटेल में देखते हैं, ये जो अमाइनो एसिड हैं हमारे, कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, लिवोरोटेटरी अलानिन। जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे, जब इसकी अमाइनो एसिड कौन कौन से हायर क्लासेस में जब हम लोग देखेंगे कि अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं हमारे, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी अलानिन। और क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन। ये हमारे क्या है, ये हमारे अमाइनो एसिड है। तो ये 4 टाइप के अमाइनो एसिड हैं जो कि पेप्टाइड में प्रेजेंट होते हैं। अब शुगर की बात कर लें हम लोग, शुगर की बात कर लें तो शुगर कितने टाइप के शुगर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे शुगर भी 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, एक है नाम और दूसरा है नाग। नाम का मतलब क्या, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और दूसरा है हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो सेल वॉल थी वो किसकी मिल करके बनी हुई थी, वो सेल वॉल हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन की थी, जिसको हम लोगों ने म्यूरिन कहा था। वो किससे मिल करके, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है हमारा, केमिकली हम लोगों ने समझा कि वो अमाइनो एसिड, पेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड है और ग्लाइकेन का मतलब शुगर है।
फिर हम लोगों ने देखा कि अमाइनो एसिड कौन कौन से प्रेजेंट है, तो लिवर रोटेटरी एलानिन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एलानिन, ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन, ये 4 अमाइनो एसिड है जिससे मिलकर के ये पेप्टाइड बना है हमारा। और शुगर, 2 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कौन हमारे, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ये 2 टाइप ऑफ शुगर है जिससे मिलकर के ये बना है। अब जो हमारे ये शुगर और जो पेप्टाइड है इनके बीच में काफ़ी क्रॉस लिंकिंग हुई है, तो जिसकी वजह से ये सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, क्रॉस लिंकिंग हुई है। सॉरी, क्या हुई है, फिर जो प्रोटीन्स थे हमारे, जो हमारे अमाइनो एसिड थे, प्लस जो शुगर मॉलिक्यूल थे, तो अमाइनो एसिड हम लोगों ने क्या देखे, हमारे कौन कौन से थे, अलानिन थे, डेक्स्ट्रो लिवर रोटेटरी, और क्या थे हमारे, ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन, और शुगर कौन से थे, नाम और नाक। तो इन दोनों में क्या हुई, क्रॉस लिंकिंग हुई, इन दोनों में, अमाइनो एसिड में और शुगर में एक दूसरे में क्रॉस लिंकिंग हुई, और इसी क्रॉस लिंकिंग से इन्होंने सेल वॉल का फॉर्मेशन किया। उसके बाद 1928 में ये हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया सेल वॉल का, कि बैक्टीरियाज के जो सेल वॉल थे वो कैसे थे, किसके बने हुए थे, अमाइनो एसिड और शुगर के क्रॉस लिंकिंग से बने हुए थे। अब 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, जिससे बाय चांस डिस्कवरी हुई थी एक सब्सटेंस की, जो था हमारा पेनिसिलिन। ये क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब, एंटीबायोटिक इसका मतलब जो बैक्टीरिया के सेल को यानी बैक्टीरियंस को किल कर सके। तो क्या देखा यहाँ पे हमने, कौन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने एक एंटीबायोटिक डिस्कवर किया, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का काम क्या था, तो ये जो पेनिसिलिन थे, ये बैक्टीरियंस के यानी प्रोकैरियोट्स को कैसे किल कर पा रहे थे, क्योंकि ये इसकी जो क्रॉस लिंकिंग थी पेनिसिलिन में, ये जो बैक्टीरिया के सेल वॉल की क्रॉस लिंकिंग थी, ये इसे क्या कर देते थे, ब्रेक कर देते थे। ये इन्हीं क्रॉस लिंकिंग को तोड़ देते थे, जिससे क्या हो जाता था हमारा, जिससे हमारे जो बैक्टीरियंस थे वो क्या हो जाते थे, डेड। तो इसीलिए इसको एंटीबायोटिक कहा गया था, क्योंकि पेनिसिलिन ने क्या किया था, सेल, जो हमारे बैक्टीरियंस के सेल वॉल थे, जो कि अमाइनो एसिड और शुगर की जो क्रॉस लिंकिंग थी उसको ब्रेक कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या हो गए थे, डेड, मर गए थे, किल हो गए थे। किसने किया था, पेनिसिलिन ने। अब दिमाग लगाइए कि वो कौन सा बैक्टीरिया होगा जिसको पेनिसिलिन किल नहीं कर पाई। सोचिए वो कौन सा बैक्टीरिया होगा जो हम कह सकते हैं कि पेनिसिलिन उसे मार नहीं पाई। तो उसका एग्जाम्पल है हमारा माइकोप्लाज्मा। अब कैसे, क्यों पेनिसिलिन सभी बैक्टीरिया को किल कर सकती थी लेकिन माइकोप्लाज्मा को नहीं, क्योंकि हमने जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जो माइकोप्लाज्मा थे उसमें क्या चीज नहीं प्रेजेंट थी, सेल वॉल। तो जब और ये पेनिसिलिन किस पे वर्क कर रहा था, सेल वॉल पे। वो किसके क्रॉस लिंकिंग को तोड़ रहा था, सेल वॉल के अमाइनो एसिड और शुगर में जो क्रॉस लिंकिंग थी उनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा था, जिसकी वजह से सेल वॉल इसकी टूट गई।
तो पेनिसिलिन किसको किल कर सकता था? सभी बैक्टीरिया को एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल प्रेजेंट थी ही नहीं। माइकोप्लाज्मा के पास, जैसे हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि सेल वॉल सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं प्रेजेंट थी? सेल वॉल नहीं प्रेजेंट थी, इसीलिए जो पेनिसिलिन थी वो उसे किल नहीं। एंटीबायोटिक सभी बैक्टीरिया के केस में, सभी प्रोकैरियोट्स के केस में काम करी एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट हम लोग, अब ये बात हो गई हमारी सेल वॉल की। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? थर्ड जो उसकी लेयर थी, थर्ड लेयर थी जो उसकी क्या थी? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड लेयर कौन सी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि जब मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था तो ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर थी, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट था और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैक्टीरियंस के केस में, क्योंकि मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स हो गया या वेल डिफाइंड मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए वो कुछ थे ही नहीं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट था? सिर्फ एक राइबोसोम्स, प्लास्मिड्स और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था जिनोमिक क्रोमोसोम, और वो भी नेकेड था, उसके ऊपर भी कोई लेयर नहीं प्रेजेंट थी। तो फिर इसका सारा फंक्शन परफॉर्म कैसे करता? तो इसके ही कुछ इन्होंने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स अपने बनाए जो थे हमारे क्या? मीजोजोम और दूसरा क्या था हमारा? क्रोमैटोफोर। ये इन्होंने दो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप करे जिसके थ्रू इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। एक चीज और हम लोग इसमें समझते हैं कि जो हम लोगों ने सारे लेयर्स पढ़े, जिसमें जो सेल वॉल था वो हमारा कैसा था? डेड था। जो सेल वॉल था वो कैसा था? डेड था। और वो क्या था? सभी मटेरियल्स को अपने अंदर अलाउ कर देता था आने के लिए। वो इसका मतलब क्या था? परमिएबल था। परमिएबल का मतलब कोई भी मेम्ब्रेन जो किसी भी आउटसाइड एनवायरनमेंट से सारे मटेरियल अपने अंदर ले लेती है उसे परमिएबल बोलते हैं। तो जो सेल वॉल थे हमारे वो कैसे थे? डेड थे। दूसरे वो क्या थे? परमिएबल थे, बैरियर नहीं लगाते थे। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था हमारा वो क्या था? जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो क्या था? लिविंग था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिविंग थे। और क्या है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये उन्हीं एलिमेंट को अपने अंदर एंटर होने देते थे जिसकी इनको जरूरत थी। कोई भी एलिमेंट इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता था, केवल वही एलिमेंट अंदर कर सकता था जिसकी बॉडी को, उनके सेल को अंदर नीड थी। तो ये कैसे थे? सेलेक्टिवली परमिएबल। और इनके स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो स्पेशलाइज्ड दो फीचर्स थे। तो कैसे इन्होंने, पहले हम लोग मीजोजोम्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मीजोजोम्स को डिटेल में देखते हैं थोड़ा। मीजोजोम्स क्या थे? मीजोजोम ये जो क्या हम इसके अंदर, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये इनफोल्डिंग्स फॉर्म करते थे। तो जो मीजोजोम्स थे ये हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज यहाँ हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं, तो ये जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कल आपको बताया था मीजोजोम्स के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो अंदर धसे हुए स्ट्रक्चर्स थे वो ही हमारे क्या थे? मीजोजोम्स। क्या बताया था हमने आपको कि ये जो हमारी सपोज लेयर है सेल वॉल की और उसके अंदर ये ऐसे अंदर की तरफ ऐसे धसे हुए स्ट्रक्चर थे, ये ही थे हमारे मीजोजोम्स। अब इसको थोड़ा और क्लियरली यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मीजोजोम्स ने कैसे स्ट्रक्चर्स? वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया था। दूसरा इन्होंने टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किए थे। और तीसरा इन्होंने ऐसे हाईली
लैमिलर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किए थे। तो ये क्या था, ये थी हमारी, ये हम लोगों ने क्या देखा, ये क्या थी हमारी, ये था हमारा बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही देखो ऐसे जो वेसिकुलर यानी थोड़ी सी सर्कुलर टाइप की इनफोल्डिंग्स अंदर की तरफ, ही अंदर का सेल के अंदर का मटेरियल है, जैसे हमने आपको बताया नहीं था, ये अंदर की तरफ धसे हुए हैं। तो जब इन्होंने वेसिकल्स राउंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया तो इन्होंने इसका नाम दिया वेसिकुलर। तो कैसे मीजोसोम्स फॉर्म हुए हैं, जब इन्हें लॉन्ग ऐसा ट्यूब लाइक तो इन्हें ट्यूबुलर बोला गया, और जब इन्होंने लैमेली कई लेयर फॉर्म करे तो उन्हें लैमेलर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया। तो क्या देखा हम लोग ने यहाँ पे, मीजोसोम्स ने कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं, वेसिकुलर लाइक, ट्यूबुलर, वेसिकुलर लाइक, ट्यूबुलर एंड लैमिलर एंड लैमिलर। तो हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे जो कि लिविंग थे, इन्होंने कैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए। ऐसे ये 3 स्ट्रक्चर फॉर्म किए, वेसिकुलर लाइक, ट्यूबुलर लाइक और लैमिलर लाइक। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके हम लोग फंक्शंस देख लेते हैं, मीजोसोम्स क्या काम करता है। तो फंक्शंस हम लोगों ने देखे, इसके जो फंक्शंस थे वो क्या थे, किसके फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग मीजोसोम्स के फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन। क्यों है ये साइट ऑफ रेस्पिरेशन, जैसा कि कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी साइट ऑफ, क्योंकि वो उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक वैसे ही जो काम वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया करता था वो काम यहाँ पे मीजोसोम्स करते हैं। इसके अंदर भी काफी इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्या है हमारा साइट ऑफ रेस्पिरेशन, एक फंक्शन इसका साइट ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ इसको समझते हैं। ये जो हमारे सपोज ये हमारे क्या है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें ऐसा ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये ऐसा इनफोल्डिंग बनी हुई है, और बीच में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो जैसे जैसे जब ये आगे की तरफ बढ़ती है तो ये थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेगी, ये थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि लिविंग तो ये ग्रो करेगी और आगे तक बढ़ेगी। तभी अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे इनको क्या मिलता है, सिग्नल। ये है क्या हमारे डीएनए मॉलिक्यूल। जब इन्हें सिग्नल मिलता है तब ये डिवाइड करते हैं और ये 2 पार्ट में जैसे टूट जाते हैं। यहाँ पे इनका रेप्लिकेशन हो गया और ये 2 पार्ट में टूट गए, यहाँ एक डीएनए और यहाँ एक डीएनए, ये 2 पार्ट में अलग हो गए। और ये दो डॉटर सेल का भी इन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने 2 चीजें देखी, पहले क्या एक डीएनए रेप्लिकेशन, और यहीं पे हमने क्या देखा, 2 डॉटर सेल भी फॉर्म हुई है। तो क्या डॉटर सेल का भी क्या हुआ इसमें, फॉर्मेशन, डॉटर सेल फॉर्मेशन। और क्या इनके हम लोगों ने वो देखे तीसरा जो हम लोगों ने देखा, तीसरा जो हम लोगों ने इसका फंक्शन देखा वो क्या था हमारा, सिक्रीशन का था। क्या था, मीजोसोम्स का फंक्शन सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या, ये जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे,
ये हमारे क्या थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे उसमें ये मेसोसोम्स प्रेजेंट है। तो ये ऐसा ब्रेक होते थे वेजाइकल के फॉर्म में। यही वेजाइकल का जो जब ब्रेक हुआ वेजाइकल के फॉर्म में टूटे, तो ये यहाँ सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आकर के बाहर निकल गए। तो इन्होंने क्या किया, अपने मटेरियल को बाहर रिलीज कर दिया, यानी सिक्रिएट आउट कर दिया। ये जो भी केमिकल इन्होंने फॉर्म किया था, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेसोसोम्स है। और मेसोसोम्स धीरे धीरे वेसाइकल, जब हमने आपको बताया था कि ये वेसाइकल्स भी फॉर्म करते हैं, तो वेसाइकल फॉर्म होकर के ऐसे अलग हो गए, डिटैच हो गए और फिर धीरे धीरे ये सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आकर के यहाँ से बाहर रिलीज आउट हो गए। तो फिर ये किसका दूसरा कौन सा इसका फंक्शन हो गया, सिक्रीशन का फंक्शन। तो क्या क्या हम लोगों ने मेसोसोम में देखा, मेसोसोम कैसे, देखिए आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे हेल्प कर रहा है, यहाँ पे साइट ऑफ रेस्पिरेशन के लिए हेल्प कर रहा है, ट्यूब्यूल्स फॉर्म कर रहा है ताकि डीएनए को ये अपना रिस्पॉन्स, अपना सिग्नल दे सके, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो सके और डीएनए रेप्लिकेट कर सके। और सिक्रीशन में कैसे वेसिकल्स फॉर्म करके जो मटेरियल है वो सिक्रीट आउट कर रहा है। दूसरा हम लोगों ने अब हम लोग यहाँ में हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं, मेसोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, क्रोमैटोफोर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में देखेंगे, क्रोमैटोफोर्स के बारे में। क्रोमैटोफोर्स भी क्या होता है, ये जो हमारे ये हम अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। तो जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे, इसमें अभी तो हम लोगों ने ऐसे देखा क्या प्रेजेंट था, ये मेसोसोम्स प्रेजेंट थे। इसी के साथ एक और यहाँ पे ऐसे आउटगोर ग्रोथ प्रेजेंट थी अंदर की तरफ। इन्हीं का नाम क्या था हमारा, यही क्या थे हमारे क्रोमैटोफोर। ये क्रोमैटोफोर ये क्या काम करते हैं, जो भी हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है उन सभी को, जो हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उन सबको अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनको क्या स्टोर करने का काम करता है। तो और जिसकी वजह से ये अपना खुद का खाना भी बना सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिर्फ इसी के केस में होता है, ये सिर्फ एक ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, हमारे कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, इसकी वजह से ये इसके अंदर कलर भी आया हुआ है। तो क्या है हमारे ब्लू ग्रीन, इन हम लोग क्योंकि पिगमेंट्स भी प्रेजेंट है फोटोसिंथेटिक, इसलिए लोग एल्गी का नाम भी दिया गया है इसे। इसका दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें क्या क्या दो स्पेशलाइज कैरेक्टर प्रेजेंट है, मेसोसोम्स और क्रोमैटोफोर। मेसोसोम्स को हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करा कि वेसिकुलर, ट्यूब्यूलर और लैमिनर स्ट्रक्चर फॉर्म करते थे। इसका एग्जांपल्स फंक्शंस क्या क्या थे, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट थे जो कि एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया है। डीएनए कैसे यहाँ पे रेप्लिकेट किया, सिग्नल मिले, मेसोसोम्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म किया और दो डॉटर सेल फॉर्मेशन हुआ और सिक्रीशन का फंक्शन देखा। दूसरे हम लोगों ने क्या देखे, क्रोमैटोफोर का देखा कि इसी के अंदर एक और इमेजिनेशन अंदर टूवर्ड्स इनर साइड प्रेजेंट है, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है, जिसको क्रोमैटोफोर क्या कर रहा है, उन्हीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। और ये क्या है, और ये सिर्फ एक ही बैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट है और वो है कौन, साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम क्या है हमारा, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये पार्ट है। क्या देखा इसमें हम लोगों ने, अभी तो एक दो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखे, मेसोसोम्स और क्रोमैटोफोर, जो कि हम लोग स्टडी कर चुके हैं क्योंकि ये लिविंग है तो इसने 3 स्ट्रक्चर्स और फॉर्म करे जिसका भी अलग अलग फंक्शन है। ये हमारी क्या है, लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक। अब इन्होंने 3 स्ट्रक्चर जो फॉर्म करे वो क्या क्या थे, एक ऐसा सर्कुलर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया,
दूसरा कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ऐसा ब्रसल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया। और तीसरा कैसा क्या स्ट्रक्चर फॉर्म किया इन्होंने, ये लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर फॉर्म किया। तो जो इन्होंने ऐसा वेसिकुलर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ये क्या थे, स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे पिलाई। अब इन सभी का फंक्शन भी पढ़ेंगे। पिलाई का क्या काम होता है, कॉन्जुगेशन में, जो बैक्टीरियल्स में जो कॉन्जुगेशन होता है उसमें ये पिलाई का रोल है। जैसे कि कल हमने आपको प्लाज्मिड के केस में बताया था कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, प्लाज्मिड, उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन एक और बताया था कि ये क्या काम करता है, जीन को, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी जो जीन के जो मटेरियल है, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म का जीन है, अपने अंदर लेते हैं और फिर जो भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल परफॉर्म करते हैं, यानी अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, तो उसी को पिलाई कहते हैं। तो ये पिलाई की फॉर्मेशन से ही ये पॉसिबल हो सकता है। पिलाई ही वो चीज़ है जिसके थ्रू वो जो जीन है हमारा, वो एक सेल से दूसरे सेल में आता है, और इसी प्रोसेस, और जो पिलाई जो जिससे ट्रांसफर कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और ये किस प्रोटीन की बनी होती है, पाइलिन, ये पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है। दूसरे हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखे वो क्या थे, ये ब्रसल लाइक जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, ये क्या था हमारा, ये थे हमारे फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या काम करते हैं, ब्रसल लाइक, जैसे ब्रश होते हैं, तो ब्रश हम लोग टूथ ब्रश करते हैं तो ब्रश में ऐसे हेयर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको ब्रसल्स लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक वैसे ही ब्रसल लाइक स्ट्रक्चर है। ये कौन से प्रोटीन से बना हुआ है, फाइब्रिन। कौन से प्रोटीन से बना हुआ है, फाइब्रिन। इसका फंक्शन क्या है, ये किस में रोल प्ले करता है, अटैचमेंट में, ये अटैचमेंट में रोल प्ले करता है। कैसे अटैचमेंट में रोल प्ले करता है, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है, जैसे उसको रॉक की मतलब रॉक माउंटेनियस रीजन में प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर एज अ सबस्ट्रेटम की तरह वो काम करता है, और रॉक पे से होल्ड करने का काम कौन करता है, फिम्ब्रे। और हम लोगों ने क्या देखे, लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये है हमारा फ्लैजिला। ये क्या है हमारा, ये है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या काम करता है, वही जो हमारे ये जो ब्लैक लेयर है, ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं जिसमें लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है, ये क्या है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी का मतलब मूवमेंट, जिसकी वजह से जो हमारे बैक्टीरियंस होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारा डिटेल स्ट्रक्चर हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का। आज का लेक्चर यहीं तक ही है। नेक्स्ट में हम लोग, जैसे जो हमने आपको ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बताया था, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया, कुछ कल हम लोग उस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक। अगर आपको पसंद आया हो और आपको इंटरेस्टिंग लगा और जानने की जानकारी अगर आपको चाहिए इस यूट्यूब चैनल से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।